नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन शब्दावली। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है इसमें। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उसका अर्थ है। मौर्य काल में राजस्व से होने वाली आय को फीता कहा जाता था। उपज का हिस्सा ये भाग हुआ करता था। प्रवेश से आयात कर का 20% आयात कर होता था, ये 20% होता था। और निष्क्राम में ये निर्यात कर होता था। प्रलय आपातकालीन कर। बलि एक प्रकार का राजस्व कर। हिरण अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। सेतुबंधु ये राजा की ओर से सिंचाई का प्रबंध था। वृष्टि बेगारी एवं निःशुल्क श्रम था। और आगे मौर्य प्रशासन है। एक तरफ इसमें अध्यक्ष दिया हुआ है, एक तरफ विभाग दिया गया है। पन्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष माप तौल इकाई का अध्यक्ष होता था। ये पता नहीं क्या लिख गया है इसमें। फूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। फुराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष ये वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष हुआ करता था। सूत्राध्यक्ष या कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष या धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग को अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष या टकसाल का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहते थे। अक्षपटालाध्यक्ष महालेखाकार होता था। पत्तनाध्यक्ष या बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष या चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष या धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। आगे है दोस्तों मौर्य प्रशासन के प्रमुख तीर्थ। आइए देख लेते हैं। तीर्थ यानी कि उसमें जो पदाधिकारी हुआ करते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। एक तरफ तीर्थ है, दूसरी तरफ पद है। पुरोहित या प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाले प्रमुख अधिकारी को प्रशासता कहा जाता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज या राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री। फननिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर। नायक सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी अथवा नगर कोतवाल। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। अंतर्वेशिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। मंत्री परिषदाध्यक्ष यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अशोक के शिलालेख के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। एक तरफ शिलालेख है और दूसरी तरफ इनके वर्णन है। पहले शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है और राजकीय अधिकारी हर 5 वर्ष बाद दौरा करेंगे, इसकी भी चर्चा तीसरे अभिलेख में की गई है। चौथे अभिलेख में भेदी घोष एवं धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। 6ठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 8वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 8वें अभिलेख में भी किया गया है। यानी 7वें और 8वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें अभिलेख में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये बात कही गई है। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान
का वर्णन किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई है और पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। चौथे शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब देख लेते हैं दोस्तों मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग। प्रथम मार्ग को उत्तरापथ कहते थे। यह मार्ग ताम्रलिप्त नामक बंदरगाह के पश्चिमोत्तर भारत में पुष्पकलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काफी, प्रयाग जैसे नगर अवस्थित थे। दूसरा मार्ग था यह पश्चिम में पाटल के, पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग में मिलता था। तीसरा मार्ग था यह दक्षिण में प्रतिष्ठान के, उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। चौथा मार्ग था यह व्यापारिक मार्ग भृगुकक्ष के मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की प्रमुख समितियाँ। एक तरफ समिति दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। पहली समिति प्रथम समिति द्वारा उद्योग शिल्पों का निरीक्षण किया जाता था। द्वितीय समिति विदेशी यात्राओं के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण तत्काल लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति नगर के व्यापार वाणिज्य का प्रबंधन करती थी। पंचम समिति द्वारा उद्योग निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति द्वारा क्रय विक्रय वस्तुओं पर कर वसूल किया जाता था। अगला है सैन्य समिति। एक तरफ समिति दिया गया है, दूसरी तरफ समिति के कार्य दिए गए हैं। सैन्य समिति 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था देखती थी। दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था देखती थी। पांचवी समिति गज सेना यानी कि हाथी की सेना की व्यवस्था देखती थी। छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था देखती थी। अशोक के शिलालेख के प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक तरफ अधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। युक्त नामक अधिकारी था, इसका कार्य था यह जिले में राजस्व को वसूल करने तथा उसका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। रज्जुक या रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था तथा उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। धम्म महामात्र इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा राजा और उसके परिवार के सदस्यों के धर्मदान प्राप्त करना और उसकी उचित व्यवस्था करना होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। स्त्रयाध्यक्ष यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ब्रज भूमिक यह पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। 14 शिलालेख के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर आइए देखते हैं क्या बताया गया है। एक तरफ क्रम है, दूसरी तरफ विषय है। पहले शिलालेख में जीव हत्या का निषेध किया गया है। दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य, फतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यमन राजा एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तीसरी समिति युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, इसकी चर्चा की गई है। चौथी समिति में भेरी घोष को धम्म घोष में बदला गया। पांचवी समिति में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। छठी समिति में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया गया।
समिति नहीं, ये शिलालेख है दोस्तों। 7वां शिलालेख, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वां शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। 9वें शिलालेख में धम्म महामंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 10वां शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वें शिलालेख में दान का उल्लेख किया गया। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय, ये 261 ईस्वी पूर्व का वर्णन किया गया। और इसी में 13वें में ही 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया। ये यवन राजा थे चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख। 14वां शिलालेख सभी लेखों हेतु संहार स्वरूप था। ये 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त स्थल और अवस्थिति गिरनार यह जूनागढ़ गुजरात में था। शाहबाजगढ़ी यह पेशावर और पाकिस्तान। धौली पुरी ओडिशा। जौगढ़ गंजाम ओडिशा। कालफी देहरादून उत्तराखंड। सोपारा थाणे महाराष्ट्र। मानफेरा हाजरा पाकिस्तान। एर्रगुडी या कुरनूल आंध्र प्रदेश। कंधार अफगानिस्तान। सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा, इधर देश का नाम है, इधर यवन राजा हैं। मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, इनको तुर्मे कहा जाता था। एपिरस के राजा थे अलेक्जेंडर, इनको अलेक्सुंदर भी कहा जाता था। फाइरीन के राजा थे मैगफ, इनको मग भी कहा जाता था। मैसिडोनिया के राजा थे एंटिगोनस गोनाट्स अंतकिन, इनको अंतकिन भी कहा जाता था। सीरिया के राजा थे एंटियोकस द्वितीय, इनको अंतियोक भी कहा जाता था। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे और यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।